नमस्कार, प्राइम 4 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आपके लिए क्या खास है, सबसे पहले चलिए आपको फटाफट से वो बताती हूं। तो आखिर विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद लालू परिवार में कलह रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है, ये बताएंगे। और अब लालू यादव की बेटी राजलक्ष्मी यादव ने ऐसा क्या कहा जिससे ये बखेड़ा और बढ़ सकता है। दिल्ली में धमाका के मामले में हर पल नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब इस मामले में आतंकियों की बिरयानी दावत का क्या कनेक्शन है, ये आज आपको मैं बताने वाली हूं। इसके अलावा आखिर कानपुर में डिजिटल फ्रॉड के लिए कैसे किया गया दिल्ली धमाकों का इस्तेमाल, वो भी आगे आपके सामने रखने वाले हैं। और साथ ही प्राइवेट 4 में आज बात होगी बांग्लादेश के ताजा हालात की, जहां शेख हसीना को सजा सुनाई जाने के बाद हालात फिर से नाजुक मोड़ पर पहुंच गए हैं। लेकिन उसमें यादव परिवार में इस समय घमासान मचा हुआ है। मामला बिहार चुनाव की हार के बाद तब शुरू हुआ जब रोहिणी आचार्य ने अचानक से परिवार और राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लालू यादव की बेटी राजलक्ष्मी यादव अब तेजस्वी यादव के समर्थन में खड़ी होती दिखाई दे रही हैं। राजलक्ष्मी यादव ने ट्वीट किया। इस ट्वीट में राजलक्ष्मी यादव ने लिखा, मोर पावर टू यू। अब इस पोस्ट के मायने निकाले जा रहे हैं कि घर में मची कलह के बीच राजलक्ष्मी का पलड़ा तेजस्वी यादव की तरफ झुक रहा है और ऐसा लग रहा है कि इस परिवार में तेजस्वी बनाम दूसरी बेटियां की स्थिति बन गई। यानी कुछ बेटियां तेजस्वी के साथ तो कुछ बेटे तेजस्वी के खिलाफ। ये देखिए, राजलक्ष्मी यादव ने मोर पावर टू यू और उसके बाद 2 दिल बनाए हैं लाल और हरे रंग का, और अपने भाई तेजस्वी यादव के लिए ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। एक तरफ रोहिणी आचार्य रोती बिलखती घर से बाहर निकली, बेइज्जती करने का आरोप लगाया, चप्पल मारने का आरोप लगाया, और दूसरी तरफ दूसरी बहन मोर पावर टू यू लिख रही है। इस बीच लालू प्रसाद यादव की 2 बेटियां और दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। चंदा और लक्ष्मी पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुई। लालू परिवार में रोहिणी आचार्य के विवाद के बाद लालू परिवार की तमाम बेटियां एक एक कर पटना छोड़कर दिल्ली जा रही हैं। हालांकि दोनों बेटियों ने भी रोहिणी आचार्य के बयान और परिवार पर चल रहे विवाद पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन इस तरह से अचानक पटना छोड़कर दिल्ली आना ही एक संदेश है और बताता है कि लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही परिवार में ऐसा लगता है कि टूट फूट मच गई है, भागम भाग मच गई है। अब देखिए कि करके कई बेटियां दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं अपने बच्चों के साथ। अब लालू परिवार में कलह का ये बम क्यों फूटा, इसके पीछे कौन है जिनकी वजह से लालू के बच्चे आपस में भिड़ गए हैं। पहले लालू यादव को किडनी देने वाली उस बेटी का बयान सुनिए, जिसके बयान के बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तो सुना आपने, जिस संजय यादव की बात रोहिणी आचार्य कर रही है, दरअसल वो तेजस्वी यादव के सबसे खास हैं। परिवार में कलह के बावजूद कल विधायकों की बैठक में न सिर्फ संजय यादव दिखाई दिए, बल्कि वो आज भी तेजस्वी यादव के साथ ही मौजूद थे। मतलब तो साफ है कि बहनों के साथ इस तरह के विवाद के बावजूद तेजस्वी ने साफ कर दिया है कि वो संजय और रमेश को किसी भी सूरत में छोड़ने नहीं वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद पार्टी के साथ साथ परिवार में जिस तरह से भूचाल मचा, जिस तरह से संजय यादव को लेकर और रमीज को लेकर, जिस तरह से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कई सवाल उठाए कि किस तरह से उनको वहां पर जलील किया गया, घर के अंदर उनके ऊपर चप्पल तक उठाई गई, गाली गलौज किया गया। उसके बाद भी संजय यादव को लेकर पार्टी और परिवार के अंदर बहुत अलगाव की स्थिति अभी नहीं दिख रही है। अभी भी संजय यादव जैसे पहले काम कर रहे थे उसी तरह काम कर रहे हैं। कल जो बैठक बुलाई गई थी, जो समीक्षा बैठक आरजेडी की हुई थी, उसमें भी संजय यादव मौजूद थे। और अभी आप देखिए, तेजस्वी यादव का एक पोलो रोड का ये आवास है। अभी भी रमीज और संजय यादव दोनों इसी आवास में है। और जो बातें आई कि अगर परिवार के अंदर रोहिणी आचार्य जो बेटी है लालू यादव की, अगर उनके तरफ से कई सवाल उठाए गए तो ऐसे में परिवार हो सकता था कि परिवार भी संजय यादव से दूरियां बनाता, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं दिखी है। क्योंकि कल भी बैठक में जब संजय यादव मिल रहे थे अपने नेताओं से, जो जीते हुए विधायक से, तो उन लोगों के साथ हंसते हुए, गुलदस्ता लेते हुए वो दिख रहे थे। एक तरफ तेजस्वी यादव मायूस जरूर दिख रहे थे तस्वीरों में, लेकिन संजय यादव वहां भी थोड़ा मुस्कुराते हुए ही दिख रहे थे। ऐसे में अब ये देखना है कि क्या संजय यादव की स्थिति, क्योंकि जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि लालू यादव भी इस
पूरे मामले पर उन्होंने कहा है कि वो हैं इस परिवार में और वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे। यानी संजय यादव को दोषी ठहराया नहीं जा रहा है अभी भी। तो ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या संजय यादव की इतनी मजबूत पकड़ परिवार के अंदर भी है कि कोई उन पर सवाल नहीं उठा रहा है। एक तरफ जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने सवाल उठाए, इसके बाद भी वो आराम से उसी हिसाब से रह रहे हैं घर में, कोई उनके दिनचर्या में कोई फर्क नहीं आया है, उसी तरह वो आज भी है पार्टी के अंदर और परिवार के अंदर। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस तरह से संजय यादव ने आखिर कैसे परिवार को और पार्टी को अपने बस में कर रखा है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना। वैसे कौन है संजय यादव और रमीज? लालू की बेटी रोहिणी ने परिवार छोड़ने से पहले इन्हीं का नाम लिया। रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में जिस संजय यादव का नाम लिया वो तेजस्वी यादव के सबसे खास रणनीतिकार और सलाहकार माने जाते हैं। मैनेजमेंट और डेटा एनालिसिस में मजबूत पकड़ रखने वाले संजय 2013 से तेजस्वी के राजनीतिक करियर को संवार रहे हैं। वर्तमान में वो राजद की ओर से राज्यसभा सांसद हैं। लालू परिवार में उनकी भूमिका को लेकर पहले भी नाराजगी सामने आ चुकी है, जिसमें तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव उन्हें जय चंद तक कह चुके हैं और आरोप लगा चुके हैं कि संजय के चलते ही उन्हें भी पार्टी और परिवार से बेदखल किया गया था। तो इसके अलावा अब रोहिणी आचार्य ने भी उन्हीं का नाम लिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई सामने आ रही है। परिवार में चल रहे विवाद पर तेजस्वी का बयान सामने आया है। तेजस्वी बोले, परिवार से बड़ी पार्टी होती है। सूत्रों के हवाले से खबर। जीते हुए विधायकों की बैठक में तेजस्वी का बयान, परिवार के दबाव में पार्टी का मैं गलत नहीं करूंगा, अहित नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए परिवार से बड़ी पार्टी है। पार्टी को हमेशा सर्वोपरि समझा है। तो विधायकों की बैठक में जो जीते हुए विधायक हैं, उनकी बैठक में जब पहुंचे विधायक दल का नेता, उन्हें चुना गया था और उसके बाद जब उन्होंने संबोधित किया तो उन्होंने यही कहा कि मेरे लिए परिवार से बड़ी मेरी पार्टी है और अपने परिवार के लिए मैं पार्टी के साथ अहित नहीं करूंगा। अब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के 2 बेटे और 7 बेटे यानी कुल 9 बच्चे हैं। दोनों बेटे राजनीति में सक्रिय हैं, जबकि 2 बेटियां भी राजनीतिक मैदान में हैं। बाकी 5 बेटियां अपने जीवन में मशरूफ हैं। उनके बच्चों के नाम तेजस्वी यादव, मीसा भारती, चंदा यादव, रागिनी यादव, हेमा यादव, अनुष्का, राजलक्ष्मी, तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य। देखिए, हम आपको ट्री दिखा रहे हैं, फैमिली ट्री। तो ये उनका परिवार है। कुल 9 बच्चे हैं, जिनमें 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। अब सभी शादीशुदा हैं, अपने अपने परिवार में खुश हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव तलाकशुदा हैं और उनके भी शादी और के पास 10 नवंबर को हुए आत्मघाती हमले की जांच में बड़े खुलासे हुए। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, एनआईए ने बताया है व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पहले हमास की तरह ड्रोन और रॉकेट से हमला करना चाहता था। ये प्लानिंग हमास के 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर किए गए हमले की तर्ज पर बनाई गई थी। एनआईए को ये जानकारी आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर उन नबी के एक और साथी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश की गिरफ्तारी के बाद मिली है। एनआईए ने उसे 4 दिन पहले श्रीनगर से हिरासत में लिया था। एनआईए के अनुसार दानिश को छोटे ड्रोन हथियार बनाने और उन्हें मॉडिफाई करने का तकनीकी अनुभव है। उसने डॉक्टर उमर को तकनीकी मदद दी और आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए ड्रोन और रॉकेट तैयार करने की कोशिश कर रहा था। दानिश भीड़भाड़ वाले इलाके में ड्रोन से बम गिराने की योजना पर काम कर रहा था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बड़ी बैटरी और कैमरे से लैस हेवी लोड ड्रोन तैयार कर रहा था जो भारी विस्फोटक भी उठा पाए। एनआईए इस मॉड्यूल के बाकी सदस्यों और तकनीकी सपोर्ट नेटवर्क की पहचान में जुटी हुई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को लेकर एक और बड़ा खुलासा। सीक्रेट कोडवर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे आतंकी। खाने के नाम पर ये कोडवर्ड्स रखे हुए थे और उन्हीं कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि किसी को इनके ऊपर कोई शक न हो। तो अमूमन ये देखा जाता है कि इस तरह से जब आतंकी काम करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो वो सीक्रेट कोडवर्ड का इस्तेमाल करते हैं ताकि जब वो बात करें तो कोई अगर सुन भी लेता है तो वो उनकी साजिश को पकड़ ना पाए। तो खाने के नाम पर बताया जा रहा है किसी का नाम बिरयानी रखा गया था तो किसी का शीर माल। तो सोचिए, आतंकियों ने ऐसी साजिश रची थी कि इसका पकड़ में आना बड़ा मुश्किल था। डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल को लेकर एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल ने कई सीक्रेट कोडवर्ड रखे थे। ये लोग खाने के नाम पर आतंकी साजिश रच रहे थे। बिरयानी कोडवर्ड का मतलब था विस्फोटक सामग्री और दावत का मतलब था हमला करने वाला दिन, यानी जिस दिन दावत होगी। आतंकी तमाम बातें इंक्रिप्टेड ऐप पर कर रहे थे और ताकि इस तरह के कोडवर्ड्स को पकड़ा ना जा सके, समझा ना जा सके। और अनुज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज का रुख करते हुए, अनुज, अमूमन देखा गया इस तरह की साजिशों में कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पकड़ा ना जा सके, उनकी बातों को कोई समझ ना पाए। जरा बताइए कि क्या क्या नाम इन्होंने रखे हुए थे और किन किन चीजों का नाम कोडवर्ड में क्या रखा गया था।
जी बिल्कुल, अक्सर ये देखा जाता है कि जब इस तरीके की बड़ी साजिश को अंजाम देना होता है तो जो आतंकी होते हैं वो अक्सर कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और इनक्रिप्टेड ऐप पर इस कोड वर्ड्स के जरिए बात करते हैं ताकि जांच एजेंसियों की नज़र न पड़े। और कोड वर्ड भी ऐसा रखा जाता है जो कि इस तरीके का हो, जैसे कोई खाने पीने की चीज़ हो या किसी सामान की बात हो, इस तरीके के कोड वर्ड रखे जाते हैं। इस मामले में भी ये बात सामने आई है कि कहीं न कहीं बिरयानी और दावत जो है वो कोड वर्ड रखे गए थे। बिरयानी का मतलब साफ तौर पर ये था कि बम को, विस्फोटक को लेकर बिरयानी नाम रखा गया था, और वहीं दावत यानी जब ब्लास्ट करना है उसको लेकर कहीं न कहीं उसका नाम दावत रखा गया। यानी बिरयानी बन गई है, यानी विस्फोटक आ गया है, दावत की तैयारी करे, यानी जल्द ही जो धमाका है वो होने वाला है। यानी इस तरीके से ये जो बात करने का तरीका था ताकि बिल्कुल इस तरह के कोड वर्ड्स रखे गए थे, इस तरह से बात करने का तरीका था ताकि कोई पकड़ ना पाए। अनुज बने रही हमारे साथ। एक और बड़ी खबर बताते, उत्तर प्रदेश के कानपुर में दिल्ली ब्लास्ट के नाम पर डिजिटल अरेस्ट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने दिल्ली ब्लास्ट के में फंसाने का डर दिखाकर एक महिला से 6,66,000 रुपए की ठगी कर ली। और देखिए, लगातार सरकार अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। हम भी बार बार अपने दर्शकों से कहते हैं कि आप डिजिटल फ्रॉड से सावधान रहे। अगर कोई झूठ बोलकर आपको डरा रहा है तो इससे अलर्ट रहे। कानपुर में डिजिटल अरेस्ट करके फ्रॉड में ठगों ने खुद को एटीएस अधिकारी बताया, एक महिला को जाल में फंसाया और फिर महिला से 9 से 11 नवंबर के बीच 6.5 लाख से ज्यादा रुपए ठग लिए। इस दौरान ठगों ने पीड़िता को लगातार फोन कर दावा किया कि उनका मोबाइल नंबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी आतंकी गतिविधियों में शामिल पाया गया, जिसके बाद डरी सहमी महिला ने ठगों को 6,66,000 रुपए का आरटीजीएस कर दिया बचने के लिए। तो जरा देखिए कि ऐसे साइबर ठग हैं जो कि ऐसे मौकों पर भी इस्तेमाल करके इसका लोगों को डरा धमका करके लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं। अब आखिर दिल्ली धमाके के नाम पर कानपुर में ठगी का ये पूरा मामला क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है ताकि आप भी अलर्ट रहे अगर ऐसा आपके साथ कोई फोन कॉल आती है, कोई ऐसा करने की कोशिश करता है। कानपुर में दरअसल हुआ क्या, 62 साल की बुजुर्ग महिला ठगी का शिकार हो गई। दिल्ली धमाकों के कुछ देर बाद फ्रॉड कॉल आई। कॉल करने वाले ने एटीएस चीफ बनकर बुजुर्ग महिला को डराया। धमाकों की जांच में आधार और मोबाइल नंबर आने का डर दिखाया कि आपका नंबर सामने आया है, हम अधिकारी हैं। जांच के नाम पर महिला को डिजिटल अरेस्ट किया गया। महिला को फर्जी गिरफ्तारी का लेटर दिखाकर डराया। महिला को डराने के लिए घर पर अरेस्टिंग लेटर भी भेज दिया। सोचिए, 11 नवंबर की सुबह दोबारा वीडियो कॉल पर डराया। साइबर ठगी करने वाले गिरोह ने सहारनपुर के आईडीएफसी बैंक में 6,66,000 रुपए ट्रांसफर करवाए। महिला की शिकायत पर पुलिस ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है। उनको ये बताया जाता है कि आपका नंबर और आपका नाम आतंकवादी गतिविधियों में पाया जा रहा है। ये घटना दिल्ली ब्लास्ट के बहुत आसपास होती है, तो इससे हमें ये शक भी जा रहा है कि अब साइबर फ्रॉड नए सिरे से काम कर रहे हैं और दिल्ली ब्लास्ट का सहारा लेते हुए, फियर पैदा करते हुए लोगों को इसका झांसा दे रहे हैं। 9th को एटीएस बन के कॉल किया और दिल्ली ब्लास्ट के बाद 11th को एनआईए बन के कॉल किया, जिस वजह से उस महिला ने डर के मारे आरटीजीएस से 6,66,000 रुपीज आरटीजीएस कर दिए थे। और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि प्रेम कुमार हो सकते हैं विधानसभा स्पीकर। बीजेपी के वरिष्ठ नेता है प्रेम कुमार, बिहार सरकार में मंत्री और 9वीं बार विधायक बने हैं। गया जी से बीजेपी से उन्होंने जीत हासिल की है। तो ये बड़ी खबर, 20 तारीख को देखिए शपथ ग्रहण समारोह है, उससे पहले अब ये तमाम बातें अब सामने आने लगी हैं। प्रेम कुमार जो कि गया जी से विधायक बने एक बार फिर से, वो स्पीकर हो सकते हैं। और बिहार से सूत्रों के हवाले एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के मंत्रियों की लिस्ट फाइनल हो गई है। सम्राट चौधरी का नाम तो वही, रामकृपाल यादव होंगे, नितिन नवीन भी मंत्री बनेंगे, इसके अलावा मंगल पांडे होंगे, हरी सैनी का मंत्री बनना भी लगभग पक्का है। वहीं जेडीयू से विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव मंत्री बन सकते हैं। श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सैनी, जयंत राज, सुमित सिंह, सुनील कुमार फिर से मंत्री पद ले सकते हैं। वहीं अगर एलजेपीआर की बात करें, राजू तिवारी, संजय पासवान, डेहरी विधायक राजीव रंजन सिंह का नाम भी चर्चा में है। हम से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन फिर से मंत्री बनाए जा सकते हैं। आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा का नाम सबसे आगे चल रहा है। और बीजेपी ने बिहार के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिया है। केशव प्रसाद मौर्य बनाए गए हैं पर्यवेक्षक। साध्वी निरंजन ज्योति, अर्जुन राम मेघवाल सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। कल पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद हरिहर मंदिर विवाद के बीच कल से हरिहर मंदिर पदयात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इस पदयात्रा का ऐलान मां कैला देवी धाम के प्रमुख महंत ऋषिराज गिरी ने किया है। महंत ऋषिराज गिरी महाराज के मुताबिक कल हरिहर मंदिर प्रकोटे की 2.5 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की
जाएगी। हालांकि महंत ऋषिराज गिरी ने दावा किया कि वो सिर्फ परकोटे की पदयात्रा करेंगे और कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा। कोर्ट में पिछले साल 19 नवंबर को ही याचिका दायर की गई थी और इसी वजह से इस परिक्रमा का ऐलान किया गया और दावा किया जा रहा है कि 50,000 से अधिक लोग इस पदयात्रा में शामिल होंगे। संत समाज की इस घोषणा के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है, क्योंकि संभल की शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने इसका विरोध किया है। हरिहर मंदिर पदयात्रा का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय हरिहर सेना के सानिध्य में कैला देवी धाम से हरिहर मंदिर परकोटा जो है हरिहर मंदिर का, उसकी परिक्रमा करने के लिए हो रहा है। तो इसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक सनातनियों को इसकी सूचना पहुंचे, अधिक से अधिक हिंदुओं को इसका लाभ मिले और सब लोग अधिक से अधिक संख्या में आएं, और इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया है कि हिंदू समाज अधिक से अधिक संख्या में आए